नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस। इजराइल से 7 समझौते, आतंकवाद और रक्षा सहयोग में मजबूती पर सहमति, बने रणनीतिक साझेदार। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, दिया संवैधानिक प्रावधान का हवाला। सीमा विवाद पर लोगों को गुमराह करने का चीन का आरोप, गलती सुधारने की सलाह, कहा भूटान से विवाद नहीं। बंगाल के भदौरिया में हालात तनावपूर्ण, केंद्र ने राज्य से मांगी रिपोर्ट, हिंसा रोकने के लिए राज्य सरकार ने बनाई शांति सेना। जम्मू कश्मीर में लागू होगा जीएसटी, भारी अवरोध के बीच विधानसभा से प्रस्ताव पारित, विरोध में कारोबारियों की हड़ताल। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा के दूसरे दिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी महत्व के सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति भी जताई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर दिया गया। भारत इजरायल ने दूसरे देशों के विकास में भी साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को यरूशलेम में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आतंकवाद, विकास में सहयोग के अलावा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे प्रमुख थे। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। इनमें अंतरिक्ष, कृषि, जल संरक्षण और सफाई के अलावा दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कोष बनाने संबंधी समझौते शामिल हैं। We spoke about so many fields where we think we can make a big difference in water, in agriculture, in health, in every field. It's a partnership to seek the good, to defend the good, to achieve the good. Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. We agreed that in deepening our bilateral cooperation. दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल एक जैसे खतरे से जूझ रहे हैं। India has suffered first-hand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति को मेक इन इंडिया और मेक विथ इंडिया को जोड़ने की पेशकश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता आईजेक हरजोग से भी मुलाकात की। इसके अलावा वो मुंबई आतंकी हमले के शिकार रहे बेबी मोशी से मिले। आतंकियों ने उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इजरायल पहुंचे थे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजरायल यात्रा है और उनका इजरायल में शानदार स्वागत किया गया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और भारत और इजरायल के बीच हुए समझौते और रिश्तों पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत दीना सीकी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा कि 7 करार जो हुए हैं, इन करार से पहले जो चर्चा हो रही थी वो सिर्फ रक्षा, सैन्य, इन सब को हो रही थी। लेकिन अगर मैं करार को ध्यान से देख रहा हूँ, पहला जो बड़ा फोकस दिखता है वो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर। एमयू है स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म्स को लेकर। कैसे आप देखती हैं, क्योंकि इजराइल को कहा जाता है कि पानी रिसाइकलिंग के लिहाज से दुनिया का महारथी देश है।
जी जी। ये जो 7 MOUs साइन हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये शामिल होता है कि हमारे प्रधानमंत्री में हमारे कृषकों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए जो उनका विजन है 20 साल के लिए, 2022 के लिए, उसका रिफ्लेक्शन इन MOUs में है। आपने पानी के बारे में सही कहा कि वाटर कंजर्वेशन और रिफॉर्म ऑफ यूटिलिटीज, वाटर यूटिलिटीज इन इंडिया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पानी का उपयोग सबसे अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं, पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, ताकि कम से कम पानी में सब लोगों की जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उनका मेल हो जाए। ये बहुत, और इसमें गंगा की सफाई की भी बात आती है, वो उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो वाटर के ऊपर बहुत अच्छी बात है। और जो दूसरा MOU है इंडिया इजराइल डेवलपमेंट कोऑपरेशन पे, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि क्षेत्र में जो हम चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और जो उत्पादन है उसे कंजर्व करने के लिए, जो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इजराइल के पास हैं, वो हमसे वो शेयर करेंगे। और इससे हमारी कृषि, हमारा जो फार्म का आउटपुट है, जो उत्पादन है, उससे जो हमारे कृषि लोगों की इनकम है, उनकी जो वेतन है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है कि फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए। और इसलिए ये जो इजराइल के साथ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, ये एक जनरल तरीके का MOU नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड टेक्नोलॉजीज पे है, जिससे हमारे देश में आएंगे और उनके साथ होगा। और स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में भी 3 MOUs हैं, जिससे बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में है, और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स, इसके बारे में है। जो बहुत ही, मैं कहती हूँ, ऐसे चीज़ों पे MOU किया है जिससे भारत में, जिसमें भारत की ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी की, और इससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, वो जो फंड बनाया गया है, $40 मिलियन का फंड है, जो इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है। इसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, यंग कंपनीज हैं, जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे कंपनीज के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, ये टेक्नोलॉजीज हमारे देश में आएंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये 7 MOU है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इजराइल के साथ है, ये बहुत सालों से चले आ रहा है। उसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो बराक 8 मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके ऊपर डिसीजन हुआ है। और जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बातें हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को लेके हम, मेरा ख्याल में भारत को बहुत फायदेमंद तरीके से इजराइल के साथ कोऑपरेशन होगा। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, एंड ऑल्सो लुकिंग एट कंट्रीज हु आर सपोर्टिंग टेररिज्म के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे अग्रीमेंट आए हैं। तो मेरे ख्याल ये सब चीज़ों पे बहुत फायदेमंद हुआ है। ये इस दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि रिश्तों के लिहाज से देखें तो भारत और इजराइल के बीच में भले ही या औपचारिक यात्राओं का दौर उतना न हुआ हो, लेकिन रिश्तों के लिहाज से 90 के दशक के बाद तेज़ी के साथ मजबूती आई है। अब प्रधानमंत्री जी का ये दौरा, और उसके बाद, क्योंकि इस मायने में भी अहम है कि इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया, वजह कोई भी रही हो, लेकिन इसके बाद आप जो लेवल देखती हैं वो असल में किस तरीके से और किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अब मेरा ख्याल जो लेवल होगा अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस साल 2017 जो है वो 25वीं सालगिरह है हमारी भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने की। तो 25 सालों में हमने बहुत टारगेटेड वे में, जो आप देखिए पिछले महीनों में है कि 7 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां गए हैं, और उन्होंने बिल्कुल ही टारगेटेड एरियाज में कोऑपरेशन फाइनल किए। और जो जॉइंट स्टेटमेंट आज रिलीज हुआ है, उसमें इन एरियाज के बारे में डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगले सालों में, 3-4 सालों में, बिल्कुल ही आज से शुरू करते हुए हम रिजल्ट देख पाएंगे, बहुत ही जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि ये डिसीजन जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, जनरल तरीके में नहीं है, स्पेसिफिक है। जो टेक्नोलॉजीज आने हैं, जिन कंपनीज की मदद होनी है, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड वे में किया है और बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं देखिए, मैं एक और बड़ी बात, अच्छी बात और ज़रूरी बात आपको कहना चाहती हूँ कि ज़रूर 70 सालों में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो आज, जो 4 तारीख को, कल उनका इंटरव्यू, हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू एक इजराइल अखबार में छपा है, इजराइल आयोम एक अखबार है, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और उन्होंने
टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है और अच्छी तरह से समझाया है। जिस तरीके से ये दौरा हुआ है और जो तवज्जो इजराइल को सरकार दे रही है, कई जानकार अलग अलग आपने आर्टिकल्स, एडिटोरियल पेज में देखे होंगे कि क्या सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या सरकार की फिलिस्तीन को लेकर नीति बदल रही है। और लेकिन जो इंटरव्यू है प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ के अखबार जिसका आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक तो उनका जो एक कॉन्सेप्ट है इस पूरे मसले को लेकर शायद बहुत साफ दिखता है। जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमारे प्रधानमंत्री में इस इंटरव्यू में कि हम टू स्टेट सोल्यूशन की उपेक्षा कर रहे हैं और इस टू स्टेट सोल्यूशन का जो होगा, इजराइल और पैलेस्टीन दो देश होंगे और जो भी दोनों देशों की मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। फ्रेंडशिप और पीस और शांति में उनको इकट्ठा रहना चाहिए और जब ये अग्रीमेंट होगा हम उसी की बेसिस पे अपने जो रिश्ते आगे कायम करेंगे। और देखिए इसी साल में प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन महमूद अब्बास दिल्ली आए थे, मई के महीने में आए थे और उनका विजिट भारत में बहुत अच्छा और सफल रहा। भारत ने पिछले 3 सालों में भारत ने पैलेस्टीन में बहुत अच्छी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल्स के हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स के हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए। और देखिए आजकल तो ये भी लिखा जा रहा है कि सऊदी अरब के रिश्ते इजराइल के साथ बहुत जल्दी कायम होने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये जो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं तो जरूरी है कि दोनों देशों के साथ बात होनी चाहिए, दोनों देशों के साथ, इजराइल के साथ और फिलिस्तीन के साथ जी करीब होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के रिश्ते होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए ताकि अंत में जो टू स्टेट का सोल्यूशन जो हमारी पूरी उम्मीद है कि निकलेगी टू स्टेट सोल्यूशन, उसमें एक ऐसा नतीजा होगा जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर अब तक कानून न बनने पर नाराजगी जताई है। 2 सदस्यों वाली खंडपीठ ने कहा कि संविधान में किए गए प्रावधानों के मुताबिक नियम तय किए जाए। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर संविधान के प्रावधानों के मुताबिक कोई कानून क्यों नहीं है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया। अनुच्छेद में कहा गया है कि आयोग में नियुक्ति तय कानून के तहत होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। अगर पार्लियामेंट ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया है, जैसे कि CBI के केस में या CBC के केस में बनाया हुआ है या लोकपाल के केस में, तो फिर क्या कोर्ट सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि भाई ऐसा एक इंडिपेंडेंट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्ति करी जाए। कोर्ट ने यह कहा कि अब तक इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन खंडपीठ ने केंद्र से पूछा कि अगर संसद ने अब तक कानून नहीं बनाया तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने चाहिए। I don't think law is necessary because there is already a provision in the constitution which says that the president shall appoint the chief election commissioner and other commissioners. The procedure can be provided by executive order. सुप्रीम कोर्ट अनूप परनवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अदालत अब इस मामले पर 2 महीने बाद सुनवाई करेगी। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के वदुरिया में हालात तनावपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है
कि राज्य में शांति वाहिनी बनाई जाएगी जो राज्य प्रशासन और पुलिस की मदद से शांति बनाने में मदद करेगी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है तो राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोप निराधार हैं। पश्चिम बंगाल के बदुरिया में हुई हिंसा के निशान अब भी सड़कों पर हैं। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 2 समुदायों में सोमवार रात भड़की हिंसा में कई वाहनों को आग लगा दी गई। दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। कई लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नहीं, अभी तो कहीं पर शांत है। हम लोग को बोला है, प्रशासन की बोला है, हम लोग को लीडर का भी बोला है, एक हादसा हो गया है, आप लोग को इनको छोड़ दीजिए और कोई इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। बदुरिया में बीएसएफ के 400 जवानों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करके हालात का जायजा लिया। बदुरिया में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के आरोपों को अपमानित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। सारी बयानबाजी छोड़ के राज्यपाल जी ने जो अहम बात कही है कि राज्य सरकार अपना कर्म करे और पुलिस को इस तरीके का अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक टूल ना बनाए, उसी पे अगर ध्यान दे तो बड़ा अच्छा होगा। 2-3টে ব্লকের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে এবং সেটাও ক্রিয়েটেড বাই ফেসবুক, ক্রিয়েটেড বাই এ পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি। আর বিজেপি একটা পার্টি আছে, তারাও মদত দিয়ে করেছে, দুপক্ষকে ইনস্টিগেট করেছে। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের কাছে সবাই সমান। इस बीच सीपीएम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के जरिए स्थानीय सरकारों को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। पार्टी ने कहा कि केशरीनाथ त्रिपाठी और किरण बेदी संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गतिरोध के बीच जीएसटी प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव पारित होने के साथ ही राज्य में जीएसटी लागू होने की राह खुल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने सदन के भीतर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्ष को भरोसा दिया कि इससे धारा 370 प्रभावित नहीं होगी और राज्य का विशेष दर्जा खत्म नहीं होता है। अब देश के सभी राज्यों में जीएसटी को मंजूरी मिल गई है। दूसरी ओर जीएसटी के विरोध में कश्मीर में बुधवार को बाजार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई और इसे देखते हुए पुलिस को कई जगह पर बंदिश भी लगानी पड़ी। स्टेट्स के अपने जो है अधिकार हैं, उन अधिकारों को जो है प्रिजर्व करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए जो जीएसटी जो है लागू हुआ है, इससे आम आदमी को, कंज्यूमर को, हमारा ट्रेडर को, हमारा व्यापारी को, बाकी जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है फायदा होगा। चीन ने आज एक बार फिर भारत से सिक्किम के डोकाला इलाके से सेना हटाने की मांग की। चीन ने भारत पर मौजूदा तनाव को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। इधर कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की सलाह दी। सिक्किम में डोकाला इलाके में भारत और चीन सेना के बीच 3 हफ्ते से तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर यहां की स्थिति से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि ये इलाका चीन और भूटान सीमा पर है। चीन ने भारत पर पंचशील समझौते की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। 令人感到震惊的是，此次印军非法进入中印边界西金段已定边界中方一侧。 कांग्रेस ने मांग की है कि G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस तनाव को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने समझौतों को मद्देनजर रखते हुए बेहतर यही होगा कि कूटनीति के माध्यम से इसका हल निकाला जाए और जो यथास्थिति थी, जो स्टेटस को एग्रीमेंट रहे हैं, उसका चीन सम्मान करे। जून में भारत ने डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। इसके बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से सिक्किम सीमा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हो गया। चीन भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कई राज्यों में किसानों के आंदोलन के बाद अब गुजरात के किसान भी सड़कों पर हैं। वो कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंदसौर के किसान अब दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं। इस बीच किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के अहमदाबाद की, जहां कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। डेयरी किसानों ने विरोध स्वरूप सड़कों पर दूध बहाया ताकि दूध की किल्लत बनाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ओबीसी SC/ST एकता मंच की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में दूध की सप्लाई बंद कर दी गई है। किसान आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। गांधीनगर की एक पदयात्रा करने जा रहे हैं, जो गांधी आश्रम से गांधीनगर तक जाएगी। उसके बाद भी सरकार अगर कुछ बदलाव नहीं करती है तो 8, 9, 10 को हम महाधरना कर रहे हैं। हजारों किसान जुड़ेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे किसानों का कर्जा माफ कीजिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों का आंदोलन भी जारी है। सहायता राशि बढ़ाने और कर्ज माफी की मांग कर रहे किसान अब मंदसौर से दिल्ली तक रैली निकालने वाले हैं। 18 जुलाई को संसद भवन के सामने किसान संगठन रैली करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ये रैली चंपारण में खत्म होगी। महाराष्ट्र में कर्ज माफी भले ही हो गई हो, लेकिन इसकी जद में सिर्फ वही किसान आए जिन्होंने 2012 से 2016 के दौरान कर्ज लिया था। जाहिर है जिन्होंने इससे पहले कर्ज लिया उनकी उम्मीदें अब मिट गई हैं। बीते 2 दिन में नासिक में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उस दिन पिताजी गांव में गए, ये चर्चा सुनी, अखबार पढ़ा। उसी दिन 29 जून के शाम को हम सब खेत में काम कर रहे थे। तब पिताजी ने अकेले ही घर पे जहरीली दवाई पी ली। वो बहुत दिन से परेशान थे। हम उनको समझा रहे थे कि थोड़ा बहुत भाव बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो बहुत परेशान थे और इसी परेशानी की वजह से उन्होंने 2 दिन पहले एक पॉइजन ले लिया। इनमें कुछ किसानों की फसल चौपट हुई तो कुछ किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु ने कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक उसे उसके हिस्से का 22.5 TMC पानी नहीं दे रहा और पिछले 25 दिन में उसे सिर्फ 16.54 TMC पानी ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई का भरोसा दिलाया है। कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को कर्नाटक को हर दिन 2000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश जारी किया था। आयकर विभाग ने एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिजनों की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति कानून के तहत हुई है। आयकर विभाग के मुताबिक ये संपत्तियां करीब 4 दर्जन फर्जी कंपनियों के जरिए बनाई गई। विभाग ने भुजबल और उनके परिजनों को नोटिस भी जारी किया है। भुजबल फिलहाल जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुब्रत राय की अपील को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने पैसे जमा करने के लिए और मोहलत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर 15 जुलाई को सहारा का चेक नहीं कैश हुआ तो एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सहारा ने अब तक 710 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन 552 करोड़ रुपए 15 जुलाई तक जमा करने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। राज्य पुलिस ने ये जानकारी दी। सेना के साथ आईटीबीपी और अरुणाचल पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। मलबा पापुम पेर जिले में मिला है। बाढ़ से बचाव अभियान में लगा वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को लापता हो गया था, जिसमें 3 लोग सवार थे। उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में खलबली है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बदले में साझी मिसाइल दागी, जबकि चीन और रूस ने प्रायद्वीप में फौरन शांति बहाली की अपील। उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी चैनल की ओर से मिसाइल का वीडियो जारी होने के चंद घंटे बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी शक्ति की आजमाइश की। दोनों देशों ने दक्षिण कोरिया की अनजान जगह से 2 मिसाइलें दागी। 한미연합 미사일 사격은 북한의 어떠한 도발도 용납하지 않겠다는 한미 동맹의 강력한 의지를 표현한 것입니다.
दक्षिण कोरिया ने दो टूक कहा कि उत्तर कोरिया को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जहां से वापसी मुमकिन न हो। अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ रूस के दौरे पर गए चीन के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया से कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन न करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली उनकी प्राथमिकता में है। Лидирующие позиции по объему поставок в КНР нефти. В 2016 году только в рамках межправсоглашений экспортировано 27,3 миллиона тонн, а с учетом коммерческих контрактов 52,5 миллиона тонн. जापान ने फिर से 6 पार्टी वार्ता को लागू करने की मांग की है। इस वार्ता के जरिए पहले कोरियन प्रायद्वीप में शांति बहाली की रूपरेखा खींची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।